हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार। तो देखिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। दो टॉपिक लैब डायग्नोसिस में हम लोग खत्म कर चुके हैं। जैसे वहां पर हमने चीज़ों को पढ़ा था कि सबसे पहले जिस भी डिजीज़ की हम लोग लैब डायग्नोसिस पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं वो डिजीज होती क्या है, कैसे फैलती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को ये डिजीज हो जाती है, तो लैब में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और किस तरीके से किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टीबी होती क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, इसको और भी नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं तपेदिक, हिंदी में इसको बोलते हैं तपेदिक रोग, या फिर एक और नाम कहते हैं क्षय रोग। क्या कहते हैं? क्षय रोग। ठीक है। जो टीबी होती है ये इन्फेक्शियस डिजीज है। मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को टीबी हो गई है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो जब वो बोल रहा होगा, बात कर रहा होगा, खांस रहा होगा, छींक रहा होगा, तो बैक्टीरिया क्या होंगे, इन्वायरमेंट में आ जाएंगे और आप उसके क्लोज कांटेक्ट में है तो वो बैक्टीरिया आपके भी अंदर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। ये बैक्टीरिया जब आपके अंदर, आप सांस लेने पर, आपके बात करने से, आपके सांस लेने से बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, तो कहाँ जा रहा होगा? मेनली कहाँ जा रहा होगा? सबसे पहले सांस लेने पे जा रहा है तो ये लंग्स में जा रहा होगा। तो ये इन्फेक्शन कहाँ काज करेगा? इन्फेक्शन काज करेगा आपके लंग्स में। ठीक है। इसके साथ साथ जो ये बैक्टीरिया होता है ये और भी ऑर्गन में इन्फेक्शन काज कर देता है, जैसे स्पाइन हो गया, ब्रेन हो गया, बोन हो गया, किडनी हो गई। इन जगह भी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज कर सकता है। ऐसे आपने सुना होगा कि उनको बोन टीबी हो गई, उनको ब्रेन टीबी हो गई। ठीक है, तो यही बैक्टीरिया होता है, काज कर देता है। अब हम बताते हैं कि जो ये काज करने वाला बैक्टीरिया है, इसका जो टीबी है वो किसके द्वारा होता है? एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और उस बैक्टीरिया का जो नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? इस बैक्टीरिया का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? इस बैक्टीरिया का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। ये बैक्टीरिया जो होता है वो होता है नॉन मोटाइल। कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। उसके साथ साथ आकार की बात करें तो ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है। कैसा है? रॉड शेप का बैक्टीरिया है। ये आपको जो बातें बताई जा रही बहुत ही छोटी हैं, लेकिन ये बहुत आपके काम की हैं, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ऐसे आ सकता है कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो किस प्रकार का बैक्टीरिया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा रॉड से। या फिर पूछ दिया जा सकता है मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, किस तरीके का है, तो आप बताएंगे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ये कुछ बात हो गई किसकी? टीबी के बारे में। आइए अब हम लोग बात करते हैं। अभी हम बताते हैं कि टीबी फैलती कैसे है, पूरा आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो कहाँ से वर्ड आया हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका नोड्यूल मतलब होता है। क्या मतलब होता है? नोड्यूल आर समथिंग स्टिक आउट। जैसे कि ये बैक्टीरिया लंग्स में जो है इन्फेक्शन काज करता है, तो जब लंग्स में इन्फेक्शन काज करता है तो ऐसे ऐसे क्या बन जाती हैं? गांठे टाइप की बन जाती हैं। ऐसे लंग्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे नोड्यूल्स बन जाते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जो ये बैक्टीरिया जब लंग्स में जाता है तो इन्फेक्शन जो होता है, 3 तरीके की अवस्थाएं इसमें आती हैं। एक प्राइमरी अवस्था होती है, दूसरी होती है लेटेंट जिसको बोलते हैं, या फिर इनएक्टिव टीबी बोलते हैं, तीसरी होती है एक्टिव टीबी। प्राइमरी किसको बोलते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन, जैसे ही आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, बैक्टीरिया आपके अंदर आ गया, जैसे ही बैक्टीरिया आपके अंदर आता है तो हमारी बॉडी, अगर कोई फॉरेन बॉडी एंटीजन जा रहा है अंदर, तो तुरंत हमारे जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए तुरंत बंदूक लेके तैयार रहते हैं कि इस बैक्टीरिया को मार दे। तो जो ये स्टेज आती है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। उसके बाद क्या होता है हम आपको बताते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे ही हमने ये बताया, क्या हमने बताया कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए और ये बैक्टीरिया आपके लंग्स में आ गया। ये बैक्टीरिया आपके लंग्स में आ गया। आपके अंदर जैसे ही ये बैक्टीरिया लंग्स में आया, हमारी शरीर के अंदर क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर ये मैक्रोफेजेस नाम की सेल्स होती हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये तुरंत ही इस बैक्टीरिया को क्या करती है? इनगल्फ कर लेती हैं,
चबा लेती हैं, मतलब इनको कहने का मतलब ये हुआ भक्षण कर लेती हैं। और जब ये इसका भक्षण कर लेती हैं तो ये इसको मार नहीं पाती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक होता है। तब जब बैक्टीरिया इसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, मरता नहीं है, तो हमारी सेल्स जो है मैक्रोफेजेज और सारी जाती हैं और इस बैक्टीरिया के आसपास ऐसे लग जाती हैं। बहुत सारी जो मैक्रोफेजेज आके इस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेती हैं और बैक्टीरिया क्या होता है, बीच में फंस जाता है। इस अवस्था को जो बोलते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं लैटेंट फेज। क्या बोलते हैं? लैटेंट फेज। ये जो टीबी की अवस्था है, ये बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत सारी मैक्रोफेजेस से घिर जाता है और बैक्टीरिया चला जाता है डोरमेंट स्टेज में, मतलब अब कोई इन्फेक्शन और मल्टीप्लिकेशन इसका नहीं होता है। तो इस फेज को बोलते हैं लैटेंट या इनएक्टिव फेज। इनएक्टिव टीबी होती है ऐसा जो व्यक्ति जिसके अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया पहुंच गया, उसके बाद ये मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, आसपास एक जाल बना लेती हैं, बहुत सारी मैक्रोफेजेज आ जाती हैं, बैक्टीरिया बीच में ट्रैप हो जाता है, बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। इस फेज को लैटेंट फेज या इनएक्टिव टीबी बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं आते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन और ये जो बन जाता है इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल दिया जाता है ग्रैनुलोमा या निड्यूल। क्या बोल देते हैं इसको? ग्रैनुलोमा या निड्यूल बोल दिया जाता है, ऐसा बन जाता है। ठीक है, बहुत सारी मैक्रोफेजेज ऐसे आके लग जाती हैं और बैक्टीरिया इसी के अंदर ट्रैप हो जाता है, बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, मतलब अब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। तब अब किसी भी व्यक्ति को जिसको ये लैटेंट फेज में उसके अंदर टीबी थी, ये बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, उसको माल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब उसके खाने पीने में दिक्कत हो गई, माल न्यूट्रिशन हो गया, या फिर उसको भयंकर बीमारी एचआईवी जैसी हो गई, तब क्या हुआ, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया। और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ये जो मैक्रोफेजेस थी ये क्या कर जाती हैं, ये लिसिस हो जाता है इनका, ये टूट जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है भाई, हमारी जो सुरक्षा कर्मी है मैक्रोफेजेस क्या है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। और जब हमारे अंदर इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो ये मैक्रोफेजेस क्या होने लगेंगी, नष्ट होने लगेंगी और ये बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा और ये क्या करने लगेगा, फिर से मल्टीप्लाई करने लगेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब ये बाहर आ जाएगा तो इस फेज को, ये बाहर आ गया और फिर ये अब ये जो फेज आ जाएगी, ये फेज आ जाएगी हमारी ये वाली एक्टिव फेज आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, सिम्टम्स दिखने लगेंगे और ये व्यक्ति अब इन्फेक्शन काज कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो आप बात समझ गए, किसी भी आप इन्फेक्टेड, आप क्या किसी भी कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो हमारी मैक्रोफेजेज उसको क्या कर लेती हैं, इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती हैं, भक्षण करने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया मरता नहीं है, डी टाइप का है बहुत। तो बहुत सारी मैक्रोफेजेज क्या करती हैं, इसको जो है घेर लेती हैं, बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेज में चला जाता है लेकिन ये पड़ा रहता है। ठीक है, तो इस फेज को बोल देते हैं लैटेंट फेज या इनएक्टिव फेज। उसके बाद में बहुत सारी जब ये मैक्रोफेजेज एक घेरा बना लेती हैं, इसको बोल दिया जाता है ग्रैनुलोमा। ये ग्रैनुलोमा किसी भी कारणवश टूट जाता है। कब इसका लिसिस हो जाता है, जब आप माल न्यूट्रिशन पे वो पेशेंट चला जाए, या फिर क्या हो, किसी को बहुत भयंकर बीमारी एचआईवी जैसी हो जाए, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, तो ये ग्रैनुलोमा, ये क्या है, ये मैक्रोफेजेज, ये क्या हो जाती हैं, लिसिस हो जाता है इनका और ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिलीज हो जाता है। तब क्या होती है, एक्टिव टीबी हो जाती है, यानी वो पेशेंट, वो व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं टीबी के। ठीक है, तो ये बात हो गई टीबी की। यहां पर वही चीजें लिखी हुई हैं, आपको दिख रहा होगा, इफ यू आर इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरियम बट डोंट हैव सिम्टम्स यू हैव इनएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस होती है लैटेंट फेज में, उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसी को लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस कब हो जाती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सिम्टम्स आने लगे और ये सिम्टम्स इसको कहते हैं एंड आर कंटाजियस। मतलब जब एक्टिव टीबी हो गई, अब आप उस व्यक्ति के, जैसे कोई व्यक्ति था लेटेंट अवस्था में, इसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, उसके आप कांटेक्ट में आए, लेटेंट अवस्था में है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर उसके अंदर एक्टिव टीबी है, यानी ये माइक्रोफेजेज से ये माइक्रोफेजेज अब रिलीज कर चुकी हैं, इसको ये रिलीज हो चुका है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, तो अब क्या होगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति इन्फेक्शन काज कर देगा, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं क्या होते हैं जब अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया अगर एक्टिव फेज में आ जाएगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो यहां पर यही लिखा होगा, अगर किसी को इनएक्टिव टीबी है तो उसके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप जानते होंगे टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, टीबी के लिए टेस्ट होता है पीपीडी, या फिर उसको मॉन्टेक्स भी बोलते हैं, या फिर उसको भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं, या फिर उसको पीपीडी बोल देते हैं, या
अगर आप इनके फुल फॉर्म जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आगे आगे हम इसके बात करते हैं इस पे, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, इनएक्टिव टीबी में भी पॉजिटिव दे देगा, ये जो है टेस्ट इनएक्टिव टीबी में पॉजिटिव दे देगा, ये बात यहां पर लिखी हुई है। सिम्टम्स की बात करें, अगर किसी को कफ है, कफिंग का मतलब खांसी आ रही है लगातार, उसको काफी दिनों से खांसी आ रही है, एक तो ये कारण हो जाए, उसके साथ साथ चेस्ट पेन हो रहा है, उसको खांसी आ रही है लंबे समय से, आपको जोड़ों घुटनों में दर्द हो रहा हो, वेट लॉस और एपेटाइट, बहुत ही ज्यादा तेजी से आपका वेट लॉस हो रहा हो और भूख भी बहुत कम लग रही हो, रात में पसीना आ रहा हो, फीवर आ रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो और आपको थकान बनी रहती है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं। या फिर एक और सिम्टम्स होता है, जब आप खांस रहे हो तो ब्लड इन कफ, ब्लड इन कफ, जो आपको कफ आ रहा है उसमें ब्लड अगर आने लगे, ये भी एक सिम्टम्स होता है टीबी का, ठीक है। तो टीबी में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, टीबी में दिखते हैं वेट लॉस जो बहुत रैपिडली तेजी से होता है, भूख नहीं लगती है, रात में पसीना आता है और उसके साथ साथ फीवर होता है, बॉडी पेन रहती है, वीकनेस आपको दिख जाएगी, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को इनएक्टिव टीबी है, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया तो है, डोरमेंट स्टेज में है, तो उसको क्या होंगे, ये सारे सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप उसका पीपीडी टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, सिम्टम्स की बात कर दी, अब हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन कैसे करनी है। जैसे प्रिवेंशन वही है, क्योंकि ये फैल कैसे रहा है, ये फैल ऐसे रहा है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने से फैल रहा है, तो आपको मास्क लगा कर रखना है, आपको बार बार अपने हाथ धुलने हैं, आप अपनी ही चीज़ों को यूज करिए, ये नहीं कि किसी का रुमाल आपने लिया और मुंह पोंछ लिया, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप अपने चीज़ों को, पेन, आप अपना मेज, कुर्सी, टेबल, ये सारी चीज़ें अपनी आपको साफ रखनी है, मास्क लगा के रखना है, ये सारी चीज़ों से क्या होता है, प्रिवेंशन होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये बात समझ ली कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी जो टीबी काज करता है बैक्टीरिया, कैसे टीबी काज होती है, कारण क्या होते हैं, बैक्टीरिया काज करता है। उसके बाद हमने सिम्टम्स पढ़ लिए, प्रिवेंशन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस में टेस्ट क्या क्या होते हैं और टेस्ट के लिए सैंपल जो होता है वो कौन कौन से लिए जाते हैं, ये सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, आइए सबसे पहले कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन की बात करें। तो अब किसी व्यक्ति को टीबी हो गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये बताया इन्फेक्शन कहाँ होता है, लंग्स में होता है। अब लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे क्या सैंपल लेंगे, उससे सैंपल ये लेंगे, जो वो व्यक्ति खांस रहा है, बलगम आ रहा है, उसको स्पुटम बोलते हैं, उसको लेकर क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है कि नहीं है। तो स्पुटम के लिए कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, तो इसमें क्या होता है, स्पुटम लिया जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्पुटम लेते हैं, और ये जो स्पुटम होता है यानी बलगम होता है, अर्ली मॉर्निंग का प्रेफर करते हैं, यानी सुबह का जो हो उसको लेने की कोशिश करते हैं। कलेक्टेड इन क्लीन वाइड माउथ कंटेनर, जो कंटेनर हो उसका जो मुंह हो बड़ा होना चाहिए, नहीं बिल्कुल छोटा सा ले लिया आपने, ये चीज। इस तो स्पॉट ऑन द सेम डे, ये क्या होता है स्पॉट, मतलब जब ये है कि आपको गहरी खांसी, उस पेशेंट को गहरी कहते नहीं है आपकी दादा, तेजी से खांसिए, तेजी से खांसिए, और उसके बाद जो बलगम आ रहा है आप उसको लेना प्रेफर कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट के लिए बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले क्या ले सकते हैं, स्पुटम ले सकते हैं टेस्ट के लिए, किसके लिए, स्पुटम ले सकते हैं। तो स्पुटम अर्ली मॉर्निंग का होना चाहिए, स्पॉट, और आगे लिखा हुआ ऑन द सेम डे ऑफ विजिट, ये नहीं कि कल का भैया लेते हुए स्पुटम निकाल के रख लो और लेते हुए चले आना, नहीं, उसी दिन का होना चाहिए। उसके बाद एक और तरीका होता है, मान लीजिए स्पुटम नहीं है तो लैरेंजियल स्वैब से भी करते हैं, और लैरेंजियल स्वैब होती क्या है, कोविड काल में आपने खूब देखा होगा, स्वैब होती है, उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं, ये जो एरिया होता है आप देख रहे हैं, ये जो एरिया होता है, यहां से क्या करते हैं, यहां से सैंपल को ले लेते हैं, जो ब्रैंकियल और पल्मोनरी सिक्रीशन है, जो ब्रोंकिया का और पल्मोन यानी लंग्स का सिक्रीशन है वो आता रहता है, उस सिक्रीशन को लेके क्या करते हैं, उस सिक्रीशन को लेके भी टेस्ट लगाते हैं। अगर लैरेंजियल स्वैब से भी नहीं ले रहे हैं तो एक और तरीका होता है, ये होता है ब्रोंकियल वॉश का। अगर स्पुटम आ ही नहीं रहा हो तो ब्रोंकियल वॉश ले लेते हैं, क्या करते हैं, ब्रोंकियल वॉश। ब्रोंकियल वॉश ये होता है, जो ब्रोंकिया होती हैं उनको साफ करते हैं, साफ करने का मतलब ये है कि जो ब्रोंकियाई होती हैं उनसे जो है सैंपल ले लिया जाता है, वहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो ले लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियल वॉश। उसके बाद बात करते हैं गैस्ट्रिक लैवेज। गैस्ट्रिक लैवेज क्या होता है, अब देखो कोई बच्चा आया है, उसको अगर टीबी के सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसका आपको टेस्ट लगाना है, तो उससे आप कहेंगे कि खांसो भैया स्पुटम निकालो, तो वो क्या करेगा, जैसे ही खांसेगा स्पुटम आएगा तुरंत निकल जाएगा वो,
अब कहाँ आप ढूंढते रहेंगे स्पुटम बलगम, कहाँ ढूंढेंगे? तो बच्चों में क्या करते हैं, बच्चों में ये करते हैं माउथ या नाक से नली डालते हैं, उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, पानी डालते हैं या एनएस डालते हैं, नॉर्मल सलाइन या फिर वाटर डाल के वो जो पूरा कंटेंट होता है स्टमक का उसको बाहर निकाल देते हैं। इसी को बोला जाता है गैस्ट्रिक क्लैवेज। इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक क्लैवेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं सारे स्पेसिमेन कलेक्ट करने का। स्पुटम लेते हैं, लैरेंजियल स्वाब से भी ले सकते हैं, ब्रोंकियल वॉश से भी और गैस्ट्रिक क्लैवेज से भी। ठीक है, जब जब किसी को कैसी टीबी है, पल्मोनरी टीबी है तब। ठीक है, उसके बाद टीबी और तरीके की भी होती है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, स्केलेटन टीबी, बोन टीबी हो जाती है, पेरिकार्डियल टीबी या जेनाइटो यूरिनरी टीबी। टीबी बहुत प्रकार की स्टार्टिंग में ही बताई हमने। हम लोग मेनली यहां पर बात कर रहे हैं पल्मोनरी टीबी की, यानी लंग्स में जो टीबी होती है उसकी। ठीक है, आगे चलिए, आपने स्पुटम ले लिया, अब उसमें आप देखेंगे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है या नहीं। तो उसके लिए हम स्लाइड से माइक्रो स्लाइड लेंगे, उस पर स्पुटम को रखेंगे, स्मेयर बनाएंगे, उसके बाद स्टेनिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप पर देखेंगे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए स्टेनिंग करनी पड़ती है, जेडन स्टेनिंग करते हैं एक, या फिर इसको बोलते हैं एएफबी स्टेनिंग। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एएफबी का। ठीक है, आपने स्लाइड लिया, एकदम साफ सुथरी स्लाइड होनी चाहिए, उस पर आपको स्मेयर बनानी है। आपके पास जो स्पुटम आया है इनाकुलेशन लूप से स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर बनाने के बाद में उस पर कार्बन फुसियल डालेंगे, कार्बन फुसियल डालेंगे, उसके बाद में स्मेयर को क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद में उसके बाद एसिड अल्कोहल डाला जाएगा। फिर आप काउंटर स्टेन करेंगे, किससे? मेथाइल ब्लू से। उसके बाद उस स्लाइड को रख देंगे, छोड़ देंगे सूखने के लिए। उसके बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे। जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आपको ऐसे किस कलर के, आपको ऐसे पिंक कलर के बैक्टीरिया दिखाई देंगे, एसिड फॉर्स बैक्टीरिया आप देख लेंगे, और नॉन एसिड फॉर्स बैक्टीरिया आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। कुछ इस तरीके से स्लाइड पर आपको बैक्टीरिया दिख जाएंगे। देखो, और ये जो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको चाहें तो एकदम किताबी भाषा में बाकायदा लिख सकते हैं। टेक ए क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड पहले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, स्मेयर बनाते हैं विद द इनाकुलेशन लूप। ये सारी चीजें ऐसे करते हैं, भर भर के बहुत अच्छी इंग्लिश आप लंबी लंबी लिख सकते हैं, एक दो डेढ़ पेज की। लेकिन अगर आपको चीजें याद रखनी है तो कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीजें याद रह पाएंगी। क्योंकि जब वहां पर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आप यही भूल जाएंगे कि एएफबी स्टेन क्या होती है, जेडन स्टेन क्या होती है। आप तो इसी में कंफ्यूज रहेंगे। अगर एएफबी पूछा होता तब भैया ये लिखते, जेडन पूछ दिया तो हम कौन सी लिखें, यही कंफ्यूजन रहेगा। तो वही चीज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, पॉइंट वाइज जैसे नोट्स होते हैं वैसे यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं, वैसे ही हम आपको चीजों को समझा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ना चाहें बहुत अच्छी बात है, आप किताबी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो काम तभी आएगा जब आप एग्जाम में इस चीज को पेपर में लिख पाएंगे, कॉपी पे लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, ऐसे ही आप वहां पर डायग्राम बना के वहां पर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो आप 60+ नंबर लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि इस बैक्टीरिया को देखने के लिए स्टेनिंग करनी पड़ती है, जेडन स्टेनिंग या फिर इसको बोलते हैं एएफबी स्टेनिंग। ठीक है, तो जब आप ऐसे बैक्टीरिया स्लाइड पर देखेंगे तो बैक्टीरिया आपको सिंगल भी दिख सकता है और कॉलोनी में भी दिख सकता है। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। स्टेनिंग के साथ साथ जब ये स्टेनिंग हो जाएगी तो आपको ग्रेडिंग देनी रहती है, कि मतलब कितना पॉजिटिव आप देंगे, कितने बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं। तो इस हिसाब पर अगर आपको कोई एएफबी बैक्टीरिया नहीं दिखता है, एसिड फास्ट बैसिलाई नहीं दिखता है, तो निगेटिव दे देंगे। अगर 1 से 9 दिखते हैं 100 ऑयल इमर्सन फील्ड में, तो आप क्या कर देंगे, पॉजिटिव दे देंगे कम मात्रा में। अगर 10 से 99 दिख रहे हैं तो +1 दे देंगे, ऐसे ही +2 +3 ऐसे ही ग्रेडिंग कर दी जाती है। ये बता दिया जाता है कि इतने बैक्टीरिया दिख रहे हैं इसमें, तो ऐसे ये हो जाती है ग्रेडिंग। उसके बाद बात करते हैं, एक और स्टेन किया जाता है, किसके लिए, एक और स्टेन किया जाता है एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए। इसको बोलते हैं स्टेन औरामीन रोडोमीन स्टेन होती है। बस सुन लीजिएगा, 5 लाइन है। सबसे पहले सेम वही चीज है, स्मेयर आप लोग बनाएंगे, थिन स्मेयर प्रिपेयर करेंगे, उसको हीट फिक्स करेंगे, उसके बाद उस पर डालते हैं, ऐड करते हैं औरामीन रोडोमीन डाई। कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए स्टेन डालते हैं ये। उसके बाद क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं डिस्टिल वाटर से। फिर उसके बाद ऐड करते हैं उसमें एसिड अल्कोहल 2 से 3 मिनट के लिए। और ये जो दोबारा ऐड कर रहे हैं ना एसिड अल्कोहल, ये क्या होता है, ये होता है डीकलराइजिंग एजेंट, जो एक्स्ट्रा कलर आ गया उसको बाहर निकाल दे। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ऐड करते हैं। ये क्या होता है, काउंटर स्टेन होता है। हम काउंटर स्टेन करते हैं किससे, पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर भैया इसको जो है वॉश कर देते हैं वाटर से, ठीक है, और इसको सूखने के लिए रख देते हैं। उसके बाद क्या कर लेते हैं, माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके के आपको बैक्टीरिया दिख जाएंगे। एसिड फास्ट बैसिलाई है जो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएंगे।
जेडन स्टेन आपको बता दी, औरामीन रोडोमिन स्टेन भी बता दी। प्रिपेयर करते हैं, स्मेयर बनाते हैं, जेंटली हीट फिक्स करते हैं, उसके बाद उसमें औरामीन रोडोमिन स्टेन डाई डालते हैं, 15 मिनट के लिए करते हैं, उसके बाद वॉश कर देते हैं डिस्टिल वाटर से, उसके बाद डालते हैं एसिड अल्कोहल 2 से 3 मिनट के लिए, ये डीकलराइजिंग एजेंट होता है। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद उसको भी वॉश कर देते हैं, स्लाइड को सूखने के लिए रख देते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं। अब बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, 2 बार लिख लीजिए, 1 बार पढ़ लीजिए, सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। जो हमने पीछे बात बताई ये वही, यहां पर आपको 6 लाइन जो दिख रही हैं लिखी हुई, 3 3 6 1 7 लाइन लिखी हुई हैं। ये लाइन तो आप लिख ही सकते हैं बाद में, केवल माइक्रोस्कोप के 6 लाइन जो यहां पर लिखी हुई हैं वो यहां लिखी हुई है बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश में। किताब की भी भाषा नहीं है, भाषा ही है, अपनी ही भाषा है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, कमेंट में जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिंदास इसको रट्टा मार सकते हैं, या फिर आप समझना चाहें तो इस चीज से भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए, बहुत चीजें इसमें अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। स्टेन तो हमने कर ली, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कल्चर की। कल्चर क्यों करते हैं? कल्चर इसलिए करते हैं, बैक्टीरिया को पहले ग्रो करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक के प्रति बैक्टीरिया सेंसिटिव है, कौन सी एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मर जा रहा है। इससे क्या होती है, डॉक्टर को हेल्प होती है, वो एंटीबायोटिक चलाता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाए। तो इस बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए 6 से 8 वीक का समय लगता है। जो मीडिया यूज करते हैं वो होती है एलजे मीडिया। कौन सी मीडिया यूज करते हैं? एलजे मीडिया का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लुईन स्टेन जेंसन मीडिया। ठीक है, ये एक प्रकार की सॉलिड मीडिया है और एक बेस्ड मीडिया है। इसके अंदर कंटेंट्स यानी होता क्या क्या है, हेंस एग, मिनरल साल्ट, ग्लिसरॉल, मैलेकाइट ग्रीन और एस्पराजिन। ठीक है, ये होता है कल्चर। 6 से 8 वीक का समय लगता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली एलजे मीडिया होती है, सॉलिड मीडिया है, एक बेस्ड मीडिया है, इसके अंदर हेंस एग, मिनरल साल्ट, ग्लिसरॉल, मैलेकाइट ग्रीन और एस्पार्जिन, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी हम मीडिया यूज कर सकते हैं? तो लोफर्स मीडियम यूज कर सकते हैं, मिडिल ब्रूक मीडियम भी यूज कर सकते हैं, और आजकल ऑटोमेटेड कल्चर मीडियम आने लगे हैं जो अपने आप भैया मीडिया तैयार कर देते हैं। जो आजकल इस तरीके का सेटअप होता है और ऐसे मीडिया अपने आप तैयार हो जाता है ऑटोमेटेड कल्चर मेथड से। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे तो कॉलोनी भी बनेगी, कॉलोनी। ठीक है, तो कॉलोनी कैसी दिखती है? रफ, ड्राई, रेस्ड, येलोइश कलर की आपको कॉलोनी अगर दिख रही है ये, तो ये होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। अगर कुछ इस तरीके की व्हाइट स्मूथ मॉइस्ट कॉलोनी आपको दिखती है तो ये होती है माइक्रोबैक्टीरियम बोविस की। और जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस है ये क्या करता है, ये जो कैटल्स होते हैं पशुओं में टीवी काज करता है। और ये जो माइक्रो, अब ये देखिए यहां पर सिर्फ इतना ही लिखा था, अगर आप किताब में देखेंगे कहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको लिखा होगा, कॉलोनी आपको दिख रही होंगी व्हाइट स्मूथ मॉइस्ट कॉलोनी, डिस्गोनी ग्रोथ किसकी? एम बोविस की। आप समझते रहिए एम बोविस है क्या। किताब में आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको सब लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन आप तक वो चीज कैसे पहुंचेगी? जब आप इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि कैटल्स में जो टीवी काज करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पहले नंबर पे लिखा होगा, आप लोग यही सोच के तुरंत टिक मार देंगे, 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस जो होता है वो कैटल्स में यानी पशुओं में टीवी काज करता है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का। ठीक, तो ये कॉलोनी में आप बात समझ गए होंगे किस तरीके की कॉलोनी दिखती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की रफ, ड्राई, रेस्ड, येलोइश कलर की कॉलोनी दिखती है। ठीक है भाई, कॉलोनी हो गई। अब आगे बात करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट की। देखो इसके बारे में, जो बायोकेमिकल टेस्ट है, नियासिन टेस्ट कैसे लगता है, पेरोक्सीडेज टेस्ट कैसे लगता है, कैटालिस टेस्ट कैसे लगता है, और नाइट्रेट रिडक्टेज टेस्ट लगता कैसे है, हम ये किसी और टॉपिक में वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे। अगर यहां पर बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ इतना समझते हैं कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो बैक्टीरिया है वो नियासिन टेस्ट पॉजिटिव देता है, पेरोक्सीडेज टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, कैटालेज वीकली पॉजिटिव देता है, और नाइट्रेट रिडक्टेज टेस्ट जो है ये पॉजिटिव देता है। सिर्फ इतना ही यहां पर ध्यान रखेंगे। अगर आपको ध्यान रहता है तो ठीक है, वरना इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इंपॉर्टेंट, फिर वहां वही बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी चीज यहां पर लिखी है सारी कुछ इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मानते हैं तो इसको एक बार सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, इसीलिए यहां पर लिखा है। चाहते तो इस पॉइंट को हम स्किप कर सकते थे, लेकिन आप एक बार आपके दिमाग में चला जाएगा ये चीज कि नियासिन टेस्ट है पॉजिटिव, पेरोक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव, कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव, नाइट्रेट रिडक्टेज टेस्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बायोकेमिकल टेस्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए सब कुछ पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट की। हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि कोई
कोई भी चीज उसके प्रति सेंसिटिव, उसकी सेंसिटिविटी चेक करना, मतलब कि किसी को कहते हैं ना कि हमारे ये लग गया तो इसके बाद से खुजली होने लगी, इचिंग होने लगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या किया जाता है, सेंसिटिविटी चेक की जाती है। डर्मिस में इंजेक्शन एक दिया जाता है किसका, ट्यूबरकुलिन का। उसके बाद रिएक्शन देखी जाती है और कितनी रिएक्शन कैसी हो रही है, उसके बाद इसको नाप कर इसके बाद में रिजल्ट दिया जाता है कि कितना पॉजिटिव है। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है, इसके लिए जो टेस्ट करते हैं टीएसटी इसको बोलते हैं, या फिर मॉन्टेक्स या फिर पीपीडी बोलते हैं। टीएसटी होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, या फिर मॉन्टेक्स बोला जाता है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा पीपीडी क्या होता है, पीपीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ट्यूबरकुलिन या जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो किया जाता है चेकिंग द सेंसिटिविटी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस की सेंसिटिविटी के लिए करते हैं। दिस टेस्ट इज एब्सोल्यूट नाउ अ डे, ये इसका अब ज्यादातर इसका प्रयोग अब नहीं करते हैं, क्योंकि अगर किसी को एक्टिव टीबी है ये उसका पता नहीं लगा पाता, इट कांट डायग्नोस एक्टिव टीबी, ठीक है। एक्टिव टीबी में ये रिएक्शन नहीं देता है। हमने ये बताया कि एक प्रकार का इट्स एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ये डर्मिस में लगाया जाता है, 0.1 ml दिया जाता है। आपके पास पीपीडी का पहले से ही इंजेक्शन आता है, उसमें से आप क्या करते हैं 0.1 ml लेते हैं और 0.1 ml भर के डर्मिस में लगा देते हैं। आप डर्मिस में लगाने के बाद कुछ 48 से 72 घंटे के बाद पेशेंट को बुलाते हैं और इस रिएक्टिविटी को आप यहां पर देख लेते हैं और मीजर करने के बाद में आप दे देते हैं कि कितनी सेंसिटिविटी आई हुई है उस तरीके से, ठीक है। तो ये एक भी टेस्ट होता है, हाइपर सेंसिटिविटी टीएसटी, पीपीडी या फिर मॉन्टेक्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं टीबी के लिए, ठीक है। ये एब्सोल्यूट हो गया है नाउ अ डे। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मेथड जो आजकल यूज हो रहे हैं। आजकल यूज होने वाले जो मेथड हैं मॉलिक्यूलर मेथड, उनको एक तो टेस्ट होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर करते हैं। दूसरा होता है नॉट, NAAT, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये आजकल प्रयोग किए जाने वाले टेस्ट हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले स्पुटम का सैंपल लिया भैया, उसको ट्रांसफर कर लेते हैं 2 ml मटेरियल इनटू द, एक कार्टेज आता है उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद इसमें लगा देते हैं, सारा कुछ मशीन करके दे देती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मेथड होता है। पीसीआर एक मेथड होता है जिससे भी आजकल क्या करते हैं टीबी का पता लगाते हैं। एक होता है NAAT, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी किसके लिए किया जाता है, टीबी के लिए करते हैं। मॉलिक्यूलर मेथड होता है, ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं किसके लिए, टीबी के लिए। आजकल जो प्रयोग किए जा रहे हैं ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो जरूर भेजिए, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।